नमस्कार मित्रों, श्याम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको एक बेहतर चीज हम दिखाने वाले हैं और डेली डेली आपको ये मिलने वाला है। जैसे हमने आपको सुबह दिखाया था कि आपको हमने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 में जो कुछ उसका बैकग्राउंड था, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सारा कुछ डिटेल से डिस्कस किया था। वो पेज आपको डेली मिलने वाला है। ऐसे ही आपको क्विज मिलने वाला है स्टैटिक पॉइंट का। आपको ये हिस्ट्री का, आपको मैं पॉलिटी का दिखा रहा हूं, ऐसे आपको हिस्ट्री का भी मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, करंट का भी मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कहां? जाकर के श्याम आईएएस की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? खैर, यहां पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि किस नेचर का है, जहां पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक एनालिसिस के बेस पर क्वेश्चन रखा जाता है। ठीक है, पहला वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, इस पर हमको विचार करना है। सही नहीं है, यहां पे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर हमको विचार करना है। अब यहां पर देखना जरा, क्या कह रहा है कि भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो जब हम राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की योग्यता देखते हैं, तो राज्यपाल की योग्यता, खास करके राज्यपाल, किसी राज्यों में राज्यपाल की जो योग्यता होनी चाहिए, पहला चीज कि उसका देश का नागरिक होना चाहिए। ये तो कंडीशन है, ये है भाई, आपको राज्यपाल बनना है तो देश का नागरिक तो होना चाहिए। और दूसरी ये शर्त होती है, कम से कम इसकी 35 वर्ष इसकी आयु हो। और वहां पे क्या दिया है? 30 वर्ष दिया है। तो यहां पर पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत आपका हो जाएगा। और एक गलत कथन की पहचान करनी है इसमें, ठीक है ना? और फिर जरा देखना, अच्छा हाँ, अब यहां पे देखना जरा, कह रहा कि वह राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य मान लिया जाने वाला किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो ये बात सही है। तो आपका दूसरा कथन तो सही है, पहला वाला कथन गलत है और गलत कथन की पहचान करनी है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए, जब आपका दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1977 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो पंचायती राज सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, लक्ष्मी मित्तल समिति, तमाम समितियों को जो है गठित किया जाता है और अलग अलग स्तरों पे वो काम करती हैं। ठीक है, ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में गठित की जाती है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमको सही कथन की पहचान करनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है कि सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित की गई। सरकारी आयोग लाया जाता है, पुंछी आयोग लाया जाता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग लाया जाता है। ये सब जितने भी आयोग लाए जाते हैं, केंद्र संबंधों के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो ये बात सही है, तो दूसरा कथन सही होगा, पहला कथन गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इसमें सही कथन की अगर आपको पहचान करनी है, तो आपका दूसरा आंसर मतलब बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखिए कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा वाला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहां पे, तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता देखिए अनुच्छेद 165, जब आप जो है महान्यायवादी देखते हैं भारत में, महान्यायवादी, महान्यायवादी, तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और ये करता क्या है कि देश का जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मामले को जो है वो लड़ाई करता है वकील के रूप में। प्रथम वकील होता है केंद्र सरकार का, वकालत करता है केंद्र सरकार की जो है तरफ से। वैसे ही राज्यों की जब वकालत करने की बात होती है, तो महाधिवक्ता का प्रावधान किया जाता है और इसका जो प्रावधान होता है अनुच्छेद 165। अब यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए कि अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। बात सही है, ठीक है। अभी अभी हमने बताया कि 165 में, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान किया जाता है और राज्य का कोई भी संबंधित मामला होगा तो राज्य की तरफ से वो वकील बनकर जाकर के लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर समझना जरा, अनुच्छेद 2, सॉरी, कथन जो 2 है, वहां पे कह रहा है कि जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य में काम करेगा। तो बात सही है, दोनों सही कथन है, तो सी वाला कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? अब आते हैं यहां पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर जरा क्वेश्चन देखना है यहां पे। अच्छा, यहां पे आंसर भी दिया है, यहां पे देखिए, ए का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, ऐसा आंसर भी दिया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग के माध्यम से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। अब समझना, यहां पे राष्ट्रपति को कह रहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर, एक बात बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ऐसे सुन लीजिए अब थोड़ा सा, राष्ट्रपति, इस पर क्या किया चलाया जाता है? इंपीचमेंट, महाभियोग। अब महाभियोग जब चलाया जाता है, तो कैसे महाभियोग चलाया जाता है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है, लेकिन महाभियोग में जो शामिल होने वाले लोग हैं, महाभियोग का जो कारण है, किस कारण के आधार पर महाभियोग चलाया जाएगा, वो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, तो 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। ठीक है, अब समझना जरा
कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के माध्यम से चलाई जाती है और संसद में केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि उसमें कौन होती है, राज्यसभा भी होती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा, तो ये आप गलत काटिए, तुरंत गलत काटिए, एलिमिनेट करिए, ठीक है ना। और यहां पे कह रहा है दूसरा वाला कथन कि भारतीय संविधान में 4 प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। तो अब समझना जरा, अनुच्छेद जब हम 32 पढ़ते हैं जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इनको जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मतलब कि दूसरे जो 6 प्रकार के, दूसरे जो 5 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अगर इन फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के सहारे चले जाते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग करने के लिए। ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं टोटल अब देख लेते हैं कि कितने हैं, मुझे भी याद नहीं, समझ लीजिए। एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, गिन लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध, तीसरा है प्रतिषेध। और चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर 5 हो गया, तो 5 है, ठीक है ना। कितने आदेश हैं, 5 हैं। तो आपका ए वाला भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि ना तो 1 होगा ना तो आपका 2 होगा, तो चौथे का जो है, अब देख लीजिए यहां पे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ यहां पे आ जाइए, तो आपका डी हो जाएगा, ना तो 1 है ना तो 2, ठीक है। अब यहां पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, कह रहा है कि भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों की भी जांच करता है। बिल्कुल, केंद्र की भी जांच करेगा और राज्यों की भी खाते की जांच करेगा। पूरी तरह वित्तीय मामलों पर जो है निगाह अपनी रखता है कि कहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं, करप्शन वगैरह को बहुत ध्यान में रखता है। तो कैग की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो बात सही है। फिर कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। फिर वह कह रहा है कि वह जो है लोक वित्त का संरक्षक होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका तीनों कथन हो जाएगा सी वाला। उसके बाद अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकार परीक्षा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकता है। अधिकार परीक्षा क्या है, जैसे मैं एसडीएम हूं तो एसडीएम वाला ही कार्य करूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं जो है चपरासी वाला काम करूंगा या चपरासी जो है एसडीएम वाला काम करेगा। जो आपको अधिकार है, जो आपकी जो है पावर है, जो आपको पद के अनुसार जो है शक्ति है, उसी के अकॉर्डिंग टू आप काम करेंगे। तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये आपको ध्यान में रखना है कि कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो आपका दोनों कथन सही होगा। फिर यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि अनुच्छेद 17 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करनी है। तो सही कथन की हमको पहचान करनी है। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। समझिएगा जरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और ये जो अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर छुआछूत का उन्मूलन, ये आपका समानता का अधिकार का एक पार्ट है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, उसी में बीच में अनुच्छेद 17 आता है, जो क्या है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। ये कहां गया पेज, पेज कहां गया। अब यहां पर हम लोग, हाँ हाँ, ये देख लीजिए, ये है, ठीक है ना। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पर छुआछूत या अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है इसको जो है समाप्त करना है, अस्पृश्यता के उन्मूलन को। और समानता के अधिकार को हमने अभी अभी बताया, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, इसलिए आपका पहला कथन सही होगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका सी वाला कथन सही होगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों। तो ऐसे ही पूरा आपको मिलता रहेगा, है ना। जाकर के टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।